चलिए कंटिन्यू करते हैं। टू अप्रोचेस, ये कितना नंबर पॉइंट आ रहा है? 7। टू अप्रोचेस टू स्टडी द impact of interest two approaches to study the impact of interest। पहला अप्रोच है सिंपल इंटरेस्ट अप्रोच और दूसरा अप्रोच है कंपाउंड इंटरेस्ट अप्रोच। पहला अप्रोच है सिंपल इंटरेस्ट अप्रोच, दूसरा अप्रोच है कंपाउंड इंटरेस्ट अप्रोच। ये सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि अगर ईयर ज़ीरो में 100 रुपया है, इंटरेस्ट रेट अगर 10% पर एनम है, तो ईयर टू में वो कितना रुपया हो जाएगा? क्या आप लोग बचपन से यहाँ तक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते ही आए ना? क्लास 1 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 ऐसे ही आए तो कि डायरेक्ट लाके बैठे हैं यहाँ पे? क्या आंसर होगा? सिंपल इंटरेस्ट माने होता है सब चीज़ ईयर जीरो से ही जुड़ा हुआ है, ओरिजिनल अमाउंट से ही जुड़ा हुआ है। तो ईयर वन में पहले 100 रुपया बन जाएगा, 10% ऑफ 100 110, और ईयर टू में वापस 100 रुपया पे ही 10% जोड़ा जाएगा, 110 प्लस 10% ऑफ 100 120 होगा। मतलब हमेशा किसके ऊपर जोड़ोगे? ओरिजिनल के ऊपर। इसका लॉजिक क्या होता है? इंटरेस्ट रेट इज ऑलवेज एप्लीकेबल ऑन ओरिजिनल इंटरेस्ट रेट। ओरिजिनल अमाउंट, interest rate is always applicable on original amount। इंटरेस्ट रेट इज ऑलवेज एप्लीकेबल ऑन ओरिजिनल अमाउंट। ठीक है, आगे बढ़े। कंपाउंड इंटरेस्ट में आता है अगर ईयर जीरो में 100 रुपया, इंटरेस्ट रेट 10% पर एनम है, तो ईयर टू का अमाउंट क्या होगा? इसमें ईयर वन पे क्या होगा? 100 रुपया प्लस
10% ऑफ 100 इज 110। फिर सेकेंड ईयर में 110 प्लस 10% ऑफ 110 होगा, तो ये 121 आएगा। ठीक है, मतलब इंटरेस्ट रेट इज ऑलवेज एप्लीकेबल ऑन, किसके ऊपर बोलोगे? ऑन लास्ट और प्रीवियस अमाउंट, प्रीवियस अमाउंट। इंटरेस्ट रेट इज ऑलवेज एप्लीकेबल ऑन प्रीवियस अमाउंट। फिर एक नोट आ रहा है, इफ नथिंग इज मेंशन्ड we always follow compounding approach or compound interest approach only in entire FM। पूरा FM में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट अप्रोच ही फॉलो करते हैं। If nothing is mentioned, we always follow compound interest approach only in entire FM। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 8, प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेशंस। अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट अप्रोच, ओके। इसमें दो पार्ट हम कर रहे हैं। पहला लिख रहे फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेशंस और दूसरा है प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशंस। फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेशंस को हम लोग कंपाउंडिंग अप्रोच भी बुलाते हैं, और प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशंस को हम लोग डिस्काउंटिंग अप्रोच बुलाते हैं। कंपाउंडिंग अप्रोच और डिस्काउंटिंग अप्रोच। ठीक है, अब कंपाउंडिंग अप्रोच कैसे आएगा? फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू, जैसे ये 100 रुपया का हम लोग 2 साल बाद 121 निकाले, कैसे निकाले? पहले ईयर 1 में गए, फिर ईयर 2 में गए। अब सोचो मेरे को सीधा 100 रुपया का 20 साल बाद का अमाउंट जानना है, तो हम एक एक करके करेंगे क्या? पहले 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, हालत खराब हो जाएगा। तो इसी को करने का एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है? जैसे अगर आप 100 रुपया पे इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट अगर 0.1 है, कि पावर में कितना साल बाद का आंसर जानना चाहते हो वो कर दोगे, तो एक बार में ये 121 आ जाएगा। अब कैलकुलेटर में इसको करना है, 1 प्लस 0.1 यानी 1.1, उसका स्क्वायर, 1.1 का स्क्वायर कैसे करोगे कैलकुलेटर में? इंटू इक्वल टू 1.1 इंटू इक्वल टू करो, इंटू इक्वल टू 1.1 इंटू इक्वल टू
1.21 आया, 1.1 इंटू इक्वल टू इंटू 100 कर देंगे, 121 आ गया। अब ऐसी पावर में 20 भी किया जा सकता है, जिससे कि हमें हर साल का अलग अलग वैल्यू नहीं लगेगा। तो इसी का एक इक्वेशन है जो आप लोग बचपन में मैथ्स में पढ़े भी होते हैं। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू आज का वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आई के पावर में n। इसमें फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू कंपाउंडिंग फैक्टर भी बोल सकते हो आप। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू कंपाउंडिंग फैक्टर, ठीक है। कंपाउंडिंग फैक्टर किसको बुलाते हैं हम लोग? वन प्लस आई के पावर में n को जो एक्सप्रेशन है इसको बुलाते हैं कंपाउंडिंग फैक्टर। सो हो सकता है कभी क्वेश्चन में कंपाउंडिंग फैक्टर दे देगा, तो दिया हुआ होगा तो आपका मेहनत कम हो जाएगा, सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू से उसको मल्टीप्लाई करना है। और इसी इक्वेशन से अगर आप रिवर्स कर लोगे तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू क्या बोलोगे? फ्यूचर वैल्यू इंटू 1/1 प्लस आई के पावर में n। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इंटू 1/1 प्लस आई के पावर में n। तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर। तो डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या हुआ? 1/1 प्लस आई के पावर में n, ठीक है। देखो अगर इन दोनों को देखते हो ना, तो इधर 1 प्लस आई मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर 1 प्लस आई से डिवाइड हो रहा है। बट जब इन दोनों को देखते हो तो दोनों केस में मल्टीप्लाई हो रहा है, कंपाउंडिंग फैक्टर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, डिस्काउंटिंग फैक्टर भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय डिस्काउंटिंग फैक्टर कर दें। फैक्टर दिया हुआ है तो फैक्टर में डिवाइड का इफेक्ट लिया हुआ है, इसलिए आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब इसमें ये फॉर्मूला का फायदा क्या होता है ना, कि यू कैन गो टू एनी फ्यूचर, एनी डिस्टेंट फ्यूचर, 10 साल बाद, 20 साल बाद इजिली जा सकते हो। और वैसे ही अगर आपको बोले कोई आपको 20 साल बाद 50 लाख रुपया देगा, ठीक है, तो 20 साल बाद 50 लाख का वैल्यू क्या है? आज के हिसाब से वैल्यू क्या है? दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है। जैसे पापा लोग के जमाने में 25 पैसा आज 25 रुपया के समान है, तो 25 रुपया नीचे नाश्ता नहीं होता है, ठीक है। तो उनके ज़माने और आज के ज़माने में ज़्यादा फर्क तो नहीं आया ना, वही 20-30 साल का ही तो फर्क आया है। तो 20-30 साल में 25 पैसा और 25 रुपया ऐसे कंपेयर हो रहा है। तो कोई आपको बोले आज से कोई आपको 20 साल बाद 50 लाख रुपया देगा, तो सुनने में आज के हिसाब से अच्छा लग रहा है, बट उस 50 लाख में भी तो इन्फ्लेशन आ गया है ना, रिस्क होगा, कॉम्पेंसेशन का इफेक्ट होगा। तो आज के टर्म्स में उसका वैल्यू क्या बोलते हैं, या उस अमाउंट का 50 लाख का अमाउंट का फिगर छोटा होना चाहिए, कम होना चाहिए?
मतलब छोटा होना चाहिए कि बड़ा होना चाहिए? हाँ, आज उसका फिगर छोटा होना चाहिए कि बड़ा होना चाहिए? सोचो, छोटा ही होना चाहिए। क्योंकि आज का रुपया जब बाद में जाएगा, जैसे पापा लोग का 25 पैसा आज 25 रुपया है, तो आज वैसे ही हम लोग का 25 रुपया हम लोग के बच्चे लोग के लिए 2,500 रुपये के समान होगा, क्या पता। हो सकता है ना, 100 टाइम्स। हम लोग आज 25 रुपये में ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, हमारे बच्चे लोग बोलेंगे पापा 2500 रुपया दीजिए। बोले, क्या? तो नाश्ता करने जा रहे, कचौड़ी सब्जी खाएंगे? तो 2,500 रुपये का? हमारे जमाने में हम 25 रुपये में खा लेते थे। मतलब छोड़िए आपका जमाना, है कि नहीं? हो ही सकता है ना, ऐसा टाइम आ ही सकता है, वी डोंट नो। वैसे आएगा नहीं, क्योंकि अभी गवर्नमेंट इकोनॉमी उतना महंगाई आने नहीं देगा, धीरे धीरे महंगाई माइनस में भी जा सकता है, तो इसलिए वो आएगा नहीं। बट फिर भी आया तो है ना, 25 से 50 साल, ये 20-30 साल में 25 पैसा 25 रुपया समान हो ही गया है। तो वैसे ही मैं समझा रहा हूँ, अगर कोई आपको बोले आज से 30 साल बाद 50 लाख रुपए ले लेना, उसके बदले आज अगर कुछ लेना हो तो बोलो, तो 50 लाख रुपया जब वहां पे आएगा 30 साल बाद, उसमें कुछ सामान आएगा, उतना सामान ही आज लेने के लिए सेम 50 लाख से ज़्यादा लगेगा, कम लगेगा? बहुत कम लगेगा। तो पॉइंट इज कितना लगेगा वो अमाउंट, ये प्रेजेंट वैल्यू से पता करोगे, समझे? और उसी तरह से अगर हम आपको बोले आज मेरे पास 5 लाख रुपया है, बट आज नहीं देंगे, 30 साल बाद आके ले जाना, तो कितना रुपया आप मांगोगे 30 साल बाद, जिससे आपको नुकसान ना हो जाए? तो फ्यूचर वैल्यू निकालना। तो ये फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू ही आपको हेल्प करता है प्रेजेंट से फ्यूचर में जाने में, और फ्यूचर का अमाउंट को प्रेजेंट में लाने में। जैसे एग्जाम्पल में आपको हम पूछे, फाइंड फ्यूचर वैल्यू ऑफ ₹10 लाख आफ्टर 20 years at interest rate of 8% per annum. Find future value of ₹10 lakh after 20 years at interest rate of 8% per annum. कैसे करोगे? सब बचपन का पढ़ाई रिकॉल हो रहा है जी। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + i के पावर में 10 लाख इंटू आई क्या 0.08 है के पावर में 20 है, ये कैसे करोगे कैलकुलेटर में? हाँ जी। जिसको आता वो करे। हम्म 1.08 इंटू इक्वल टू करने से 2 हो गया होगा। हम्म फिर इक्वल टू करते जाइए, और कैसे गिनेंगे देखो, फिर से करते हैं। वन पॉइंट जीरो एट इंटू इक्वल टू, ये 2 हुआ, ठीक है, हो गया ना 2। फिर
जिनका जे जे एम जे उनका नहीं होगा, बाकियों का होगा। ये 2 हुआ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 है। हम्म? है ना। जे जे एम जे से बात नहीं कर रहे हम। हम्म? आपका भी जे जे एम जे है, उसमें हो गया। 1.08 इंटू इक्वल टू करने से आंसर चेंज नहीं हो रहा होगा जे जे एम जे में। ये समझ गया 4.660 क्लियर है। जब भी एग्जाम में करेंगे 4 डेसिमल तक लेके करेंगे। तो 10 लाख इंटू 4.6609 है ना, इसको 661 भी कर सकते हो, 3 डेसिमल में भी कर सकते हो। तो ये आ जाएगा आपका 46,61,000। अच्छा, अब जे जे एम जे वाले लोग क्या करोगे, आपका कैलकुलेटर का फंक्शंस अलग है। आप करोगे 1.08 पहले टाइप करो, 2 बार इंटू बटन दबाओ, स्क्रीन में के लिखा हुआ आएगा। आया? 2 बार इंटू बटन दबाओगे, स्क्रीन में के लिखा हुआ आया, फिर इक्वल टू दबाओगे, तो ये हुआ 2। अब इक्वल टू दबाओ, आंसर चेंज होगा। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 आ गया। फिर से 22 हो गया तुम्हारा। 22 बार क्यों करेंगे? अरे वो तो उससे याद मत रखो, तुम काउंटिंग 20 पे खत्म करोगे। 1.08 इंटू इंटू के आ गया, इक्वल टू किया तो 2, इक्वल टू आया तो 2 गिनोगे, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 आ गया। इसी तरह से फाइंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹50 लाख receivable after 10 years at 6% per annum। एट 6% पर एनम। तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे आता है? फ्यूचर वैल्यू इंटू 1/1 + i के पावर में n। तो फ्यूचर वैल्यू इंटू, देखो इसमें ऐसे भी लिखते हैं पीवी ए एफ, पीवी एफ या पीवी आई एफ भी लिखते हैं, पीवी आई एफ। पीवी आई एफ का फुल फॉर्म है प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, या पीवी एफ भी लिख सकते हो, या फिर डी एफ लिख सकते हो, डिस्काउंटिंग फैक्टर, एट द रेट ऑफ 6% फॉर 10 years। PVIF और डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट ऑफ 6% फॉर 10 years। ठीक है। सो यहां पर फ्यूचर वैल्यू आपका 50 लाख। इसको ऐसे भी बोल सकते हो, PVIF माने क्या होता है, 1/1.06 के पावर में 10। वो लिखने का स्टाइल है, सीखो। PVIF और DF 6% से 10 years। अब ये कैसे आएगा? पहले JJMJ से बात नहीं कर रहे हैं, पहले नॉर्मल लोगों से बात कर रहे हैं। 1 पॉइंट
देखिए नॉर्मल से जेजेएमजे में जाने का खर्चा 300 रुपया है। और एक और एडवाइस है, जेजेएमजे वाले नॉर्मल में आएंगे तो 100 रुपये खर्चा है। ये नॉर्मल कैलकुलेटर 100 रुपये में आ जाएगा। चाइना कैलकुलेटर ले लीजिए ना, सिटीजन का। 1/1.06 इक्वल टू किया तो 2 आया, 2 नहीं आया, 1 आया। जैसे पहला क्या किया था, इंटू इक्वल टू किया था ना उस समय, तो 2 हो गया था। और यहाँ पे डिवाइड करने से 1 हुआ ये। और ऐसे आपको कितना बार करना है, 10 तक जाना है तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 0.558 आंसर आ रहा है। आ रहा है क्या? फिर से करें। 1/1.06 इक्वल टू, ये हुआ 1। कितना साल तक जाना है, 10 तक। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 0.558 आ रहा है ना? हाँ, तो 50 लाख इंटू 0.558, 50 इंटू 0.558, 27,90,000। 27,90,000। जेजेएमजे में कैसे करोगे? उधर ऐसे 1/1.06 से नहीं होगा, पहले 1.06 करोगे, फिर 2 बार डिवाइड, तो के लिखा हुआ आएगा। 1.06 2 बार डिवाइड, देखो के लिखा हुआ आएगा। फिर 1 इक्वल टू, ये 1 हुआ, ठीक है। फिर 1 इक्वल टू किया, 1 आया। फिर 10 तक गिनने चले जाइए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 0.55839, ठीक है। फिर से 1.06 2 बार डिवाइड, देखिए के लिखा हुआ है। फिर 1 इक्वल टू, ठीक है। 1 दबा के इक्वल टू दबाओ, 0.9433 आया। स्क्रीन में के लिखा हुआ है, के लिखा हुआ है मतलब अब इक्वल टू काम करेगा। तो ये 1 हुआ, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके। अब बोलो, आपको 10 साल बाद 50 लाख चाहिए कि अभी 27,90 चाहिए? दोनों में फर्क क्या है? हाँ, एक समान है, कोई फर्क नहीं है। हाँ, बस ये कि अभी 27,90 मिल जाए ना, तो हम उसको लेके अपना सिक्योर्ड जगह में जाके 6% इंटरेस्ट रेट पे कहीं जमा कर दें, तो कम से कम टेंशन नहीं रहेगा कि रुपया आएगा कि नहीं आएगा। तो वो 10 साल बाद अपने आप 50 लाख बन जाएगा। समझे क्या? हाँ, अगर 27,90 आज लेकर कहीं सिक्योर्ड जगह इन्वेस्ट कर दीजिए जहाँ पे आपको रिस्क कम लगता है, और वहाँ पे 6% इंटरेस्ट मिल जाएगा आपको, तो 27,90 से फ्यूचर वैल्यू निकालोगे, 10 साल बाद 6% पे वो 50 लाख ही बनेगा। ठीक है। इसमें लिखिए, इफ कंपाउंडिंग इज डन other than annual basis, that is half yearly, quarterly, monthly, that is half yearly, quarterly, monthly. Okay. If compounding is done other than annual basis, that is
हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली। तो उस समय एक चीज समझना, रुपया अगर ईयर 0 से ईयर 1 में पहुंचेगा और हाफ ईयरली कंपाउंड होके पहुंचेगा, तो इसका मतलब है कि वो एक बार अमाउंट यहाँ पे कैलकुलेट होगा और फिर उस अमाउंट पे फिर इंटरेस्ट यहाँ पे कैलकुलेट होके आगे जाएगा। तो अमाउंट डायरेक्ट अगर जो जाके बनता और यहाँ से जो अमाउंट जाके बनेगा, किस में अमाउंट ज़्यादा होगा? 2 बार में कि एक बार में? 2 बार वाला में अमाउंट थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। समझ गए? जैसे अगर 100 रुपया है, 10% इंटरेस्ट है 1 साल का, यहाँ पे क्या बनेगा वो? 110। अब साल का 10% है तो 6 महीने का कितना हुआ? 5-5% हुआ। तो 100 रुपया इधर से सोचो तो 5% के हिसाब से कितना बना? 105। अब 105 पे 5% जोड़ो, 105 इंटू 1.05 करो, कितना हुआ? बढ़ गया ना अमाउंट। तो 2 बार में थोड़ा ज़्यादा आया, यही साल में 4 बार होगा तो और ज़्यादा, मंथली होगा तो और भी ज़्यादा, डेली होगा तो और भी ज़्यादा। और मैं क्या बोला था, बैंक क्या करता है? एक एक क्षण का जोड़ता है, एक एक क्षण का कंपाउंडिंग करता है, तो और भी ज़्यादा। अब ज़्यादा ज़्यादा में ऐसा नहीं सोचना कि 110 रुपए के बदले को 1 करोड़ रुपया हो जाएगा। ठीक है? कुछ पैसा का ही डिफरेंस रहेगा, कुछ पैसा का ही डिफरेंस आता जाएगा। हो सकता है ज़्यादा ज़्यादा 1 रुपए का कोई फ़र्क आ जाए, उससे ज़्यादा का फ़र्क नहीं आता। ठीक है? तो ऐसा केस होने से, अब देखिए कॉन्सेप्चुअली तो ऐसे समझ लिया कि ये हो रहा है, बट अगर यही जानना है 20 साल बाद क्या होगा, तो इतना डायग्राम तो नहीं बना पाएंगे। तो उस समय ऊपर का फॉर्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। ठीक है? फॉर्मूला में वी यूज के इन अवर फॉर्मूलाज। K is equal to 2 for half yearly compounding, 4 for quarterly compounding, 12 for monthly compounding, अभी ये 3 केस ही रखेंगे, वीकली में नहीं जा रहे, डेली में नहीं जा रहे, हर मोमेंट में नहीं जा रहे हैं, सिर्फ ये 3 केस से हमारा पढ़ाई हो जाएगा। और फॉर्मूला में क्या चेंज आएगा? फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आई बाई के पावर में n के साथ भी के आ गया, i के नीचे के आ गया। अब i के नीचे के लाने का क्या लॉजिक है? जैसे मैंने बोला साल का इंटरेस्ट है 10% और हाफ ईयरली कंपाउंड होगा, तो इंटरेस्ट रेट 10% नहीं लिया जाएगा, साल का 2 बार में इंटरेस्ट टूटेगा, 5 और 5 होगा। तो इसलिए आई बाई के, अगर क्वार्टरली होता तो क्या होता? 4 बार किस इंटरेस्ट रेट से करते? 10/4, 2.5% से करते। समझ में आ रहा है क्यों आई बाई के आ रहा है? और पावर में एन के का क्या लॉजिक है? जैसे 1 साल बाद सोच रहे हैं, तो एन माने होता था नंबर ऑफ ईयर्स, एन माने था नंबर ऑफ ईयर्स। अब एन के साथ अगर के मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो अगर हाफ ईयरली तो साल में कितनी बार होगा? 2 बार होगा। क्वार्टरली तो साल में कितना बार होगा? 4 होगा। तो एन इज 1, के इज 4। अच्छा सोचो 2 साल बाद क्वार्टरली करना है तो क्या होगा? कितना बार होगा पावर में? 2 साल बाद क्वार्टरली करना है 8 होगा ना, 2 × 4। अब ये फॉर्मूला से याद रखना पड़ता है ऐसा जरूरी नहीं है, बस पहला बार आज लिखते हैं ना, ये आखिरी बार होता है आपका रेफर करना, ऐसा दिमाग में वो सेट हो जाता है कि आप लोग बिना रेफरेंस के ही समझ जाते हैं। ठीक है? 20 साल बाद मंथली कंपाउंडिंग हो रहा है,
20 साल बाद मंथली कंपाउंडिंग हो रहा है, कितना होगा पावर में? 240, है ना। इंटरेस्ट रेट है 12% पर एनम, तो इंटरेस्ट रेट क्या लोगे? 1 लोगे, 12/12। हाँ, कॉमन सेंस लगाना है, जैसा पीरियड होगा वैसा ब्याज होगा और उसके हिसाब से पावर में जाएगा। उसी तरह से प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू क्या बनेगा? फ्यूचर वैल्यू इनटू सेम 1/1 प्लस आई बाई के पावर में एन के, सेम। आई इज इक्वल टू इंटरेस्ट रेट पर एनम, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स, और के 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 12 हो सकता है। अब कभी कभी ऐसा भी केस हुआ है एग्जाम में, बोला है, सोचो कि आप फ्यूचर वैल्यू बताओ, क्वेश्चन मार्क दिया है, प्रेजेंट वैल्यू है 1000 रुपया, ठीक, कंपाउंडिंग होता है क्वार्टरली, और आपको फ्यूचर वैल्यू निकालना है आफ्टर 5 इयर्स। इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है 3% पर क्वार्टर। कैसे सेट करोगे बोलो तो? एफ बी इज इक्वल टू 1000 इंटू 1 प्लस 0.03 के बाई में के डाले क्या अभी? अब आप रूल की तरह याद कर लोगे, हर समय आई बाई के होता है तो फंस जाओगे। आई बाई के कब करना है? जब आपका आई पर एनम है। तो ये सब हिंदी में मंत्र लिख लिया करिए। जब ये पर एनम होगा तब आई बाई के होगा। आई बाई के को हम लोग बुलाते हैं, ये पीरियोडिक होता है। जैसे आई बाई के का मतलब होता है पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट। तो अगर पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट डायरेक्टली दिया हुआ है तो मैं क्यों आई बाई के करूंगा? जब मेरे को पर क्वार्टर चाहिए और वो पर क्वार्टर रेट ही दिया हुआ है तो मुझे बाई के नहीं करना है। तो 1 प्लस 0.03 के पावर में 20, सो आंसर क्या आएगा? पावर में 20 करो, 1.03 इंटू इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1.806 आया। ₹1806 हो गया क्या? ठीक है, समझ में आया होगा आपको प्रोसेस। आप होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, अच्छा, जैसे आपने पेंशन सुना है? पेंशन क्या होता है? व्हाट इज पेंशन? आफ्टर रिटायरमेंट मिलता है। आपको ये पता है कि अब पेंशन अगर कोई आदमी चाहे तो रिटायरमेंट के पहले भी उठा सकता है। हाँ, उसको क्या बोलते हैं? कम्यूटेड पेंशन बोलते हैं। जिनको नहीं पता उनको बता रहे, पेंशन को कम्यूट कराया जाता है। कम्यूट माने जैसे मुझे अगर 20 साल बाद पेंशन मिलने वाला है, मैं चाहूं तो आज उठा सकता हूं। तो आज 20 साल बाद मुझे 10 लाख रुपया मिलेगा, तो आज कितना मिलेगा? 10 लाख से ज्यादा कि 10 लाख से कम? कम मिलेगा। मतलब आप प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे, फ्यूचर वैल्यू? प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे, ठीक है। ऐसे ही एक नोट लिख लेना, कम्यूटेड पेंशन का मतलब क्या हुआ? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पेंशन। ये क्वेश्चन नंबर 3 में काम आएगा। कम्यूटेड पेंशन मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पेंशन। चलिए
1 2 3 जरूर से करके लगेगा। होमवर्क करते रहिएगा जिससे सब्जेक्ट पे ग्रिप आ जाए। आज इतना ही है, अगला दिन कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। होमवर्क कॉपी अलग बनाने का ज़रूरत नहीं है, इसी में ही कंटिन्यू करेंगे। कॉपी अगर ठीक से मेंटेन नहीं हुआ, पेज नंबर वगैरह नहीं था, तो आज कर लीजिएगा घर जाके।